बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा थे के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए हर ख़तरे को मिटा दिया जाएगा, ये ऐलान किया है दो टोक फील्ड मार्शल ने। फितना अल खारिज का बुज़दिलाना वार, 15 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्विस है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। इस पर बात करेंगे। आलमी अमूर पर बात करेंगे, जिसमें ईरान अमरीका कशीदगी में शिद्दत आ रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से अमन के लिए किरदार अदा करने की अपील है, इस पर हम बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आलमी अमूर के माहिर हैं। रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ाद फ़ारूकी साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमारा साथ दे रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। और जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्वस है, तो सर हमें किस तरह से इस चेहरे को बेनकाब करना होगा आलमी दुनिया के सामने, और किस तरीके से हमें सफारती सतह पे इसका जवाब देना होगा? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको और ब्रिगेडियर साहब को, शहजाद अनवर फारूक साहब को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम। देखिए, भारत तो काफ़ी हद तक आश्कार हो चुका है, बल्कि भारत को तो आज एक फाइनल थ्रेट भी मिल चुका है, वार्निंग मिल चुकी है खुद वो विद इन इंडियन पॉलिटिक्स और बाहर से भी। आपने राहुल गांधी की वो स्टेटमेंट सुनी होगी जब उनको जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप बताइए कि क्या भारत की इकॉनमी फेल्ड इकॉनमी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या आपको मालूम नहीं है कि भारत की इकॉनमी वाकई फेल्ड इकॉनमी है। उन्होंने ये बात पूछी कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप आपको थ्रेट लगा रहे हैं, चाइनीज़ आपसे खुश नहीं है, रशियंस को रिजर्वेशंस हैं, और जहां आप दौरा करते हैं वहां पे आप झूठ के अवार्ड्स बनवाते हैं और फिर अपने आप को दिलवाते हैं। तो इस वक्त भारत की जो कंडीशन है वो तो वैसे ही बुरी है। देखें, भारत की जो स्ट्रैटेजी थी ना पाकिस्तान के हवाले से, वो शुरू में ये थी कि पाकिस्तान को डेमोनाइज करें। उसके लिए उन्होंने फेक प्रोपेगेंडा एक मशीन बनाई थी, EU डिसइंफोलैब जिसे आप कहते हैं। उसकी नाकामी के बाद भारत ये समझता था कि उसके मिलिट्री मसल्स बड़े पावरफुल हैं, प्राइमेसी उसे हासिल है खिते में, तो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। और इसमें कसूर वेस्ट का है। वेस्ट ने सेंट्रल पोजीशन दी थी इंडो पैसिफिक में इंडिया को, और फिर जब मई 2025 हुआ तो वो भी ख्वाब चकनाचूर हो गए। तीसरा उनका ये हदफ था कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें थ्रू अफगानिस्तान, और उसको भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बाकी स्ट्रेटजीज के जरिए से टैकल किया जा रहा है। और चौथा ये कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है वहां पे, तो वो एक नया फ्रंट भी पाकिस्तान के लिए खोला जाएगा। अब लास्ट जुमला मैं ये कहूँ, बाकी फिर डिबेट हम आगे करेंगे। देखें, जो पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है, उसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और रीजनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। और जो क्योस है इस खित्ते के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, वो एक ग्लोबल पावर को भी सूट करता है, इंडिया को भी सूट करता है, इजराइल को भी सूट करता है, एक अरब वर्ल्ड के एक कंट्री को भी सूट करता है। और ये तनहा नहीं है, 4 मुल्क, इनके साथ ग्रीस भी शामिल है, सोमालीलैंड भी शामिल है। अभी की ताज़ा खबर यह है कि सोमालीलैंड के अंदर UAE एक नया खुफिया अपना मिलिट्री अड्डा बना रहा है। तो भारत तो अपनी मौत खुद मर जाएगा, और उसके बारे में अवैध शुक्ला ने, भाटिया ने और प्लस खशवत सिंह ने किताबें लिख रखी हैं कि भारत का फ्यूचर क्या है। उस पर हम क्या मजीद बहस करें। बिल्कुल सही। शाहज़ाद फ़ारूकी साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि दहशतगर्दी की एक जंग जिसका हमने सामना किया, ख़ासकर अगर मैं बात करूँ 2008, 9, 10, 11, 14 तक, APS तक, उसके बाद एक क्लियर लाइन हुकूमत की दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया गया। अब दोबारा क्या भूल हुई, क्या चूक हुई हमसे कि एक दफ़ा फिर से दहशतगर्दों ने सर उठाया? कहाँ कमी रह गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से जायद जानों का नजराना पेश किया है, और पाकिस्तान को जिस अमन की आप बात कर रहे हैं उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हमने ना सिर्फ जानों की सूरत में ये कीमत अदा की है, बल्कि हमारा मालियाती नुकसान भी बहुत हुआ। हमने अरबों डॉलर जो हैं वो इस जंग में हमारे नुकसान हुए, हमारी तिजारती खसारा हुआ, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, और बहुत सारे हमारे वो प्रोजेक्ट्स जो कि हम बहुत पहले मुकम्मल कर लेते, वो इन बुज़दिलाना दहशतगर्दाना किस्म की कार्रवाइयों के नतीजे में उनकी तकमील ताख़ीर का शिकार हुई, जिसकी वजह से उन मंसूबों की कॉस्ट में इजाफा हुआ। बात यह है कि ये अभी इस वक्त जिस लहर का सामना हमें है, उसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं।
एक तो मैं गुजारिश कर दूं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान ने भारत का एक ख्वाब जो था वो चकनाचूर किया जिस दिन भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब मिला और उसके तैयारे गिराए गए और फिजाई जंग में उसको मुंह की खानी पड़ी। तो वो जो एक ऑरा बना हुआ था, या भारत ने एक अपना इमेज तराशा हुआ था कि वो शायद इस खित्ते की अगली सुपर पावर होगी, और बिलाशुबा इसमें अमेरिका की आशीर्वाद भी उनको हासिल थी। और लगता यही था कि अमेरिका की मदद से यहाँ पे वो चीन पर भी नजर रखेगा, पाकिस्तान को भी काबू में रखेगा, और इस खित्ते का अगला वो थानेदार होगा, रशिया के साथ भी मामला तो वही करेगा। पहले तो उसको चाइना से मार पड़ गई। उसके बाद जो बज़ाहिर एक कमजोर फरीक नजर आता था इस सारे मामले का, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, तो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली, फील्ड मार्शल की विजन की बदौलत और पाकिस्तानी कौम और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बुज़दिलाना हमले जो थे वो नाकाम हुए, और पूरी दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान एक और तरह की कौम है, पाकिस्तान एक और तरह का मुल्क है, जहां पे आप ताकत के जोर पर अपनी मनमर्जी नहीं मुसल्लत कर सकते। तो उसके बाद भारत एक तरह से सिकुड़ गया था। उसका वो जो इरादा था कि वो दुनिया को अपना पोस्चर दिखाएगा, अपने मसल दिखाएगा और सारी दुनिया को आगे लगा लेगा, उसको एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा, और इतना बड़ा डेंट पड़ा कि अमेरिका की जानिब से भारत को वो तरजीह मिलना बंद हो गई जो इससे पहले भारत को मिला करती थी। और फिर चूंकि उसने सुलह में अमेरिकी किरदार का भी उस तरह से हमायत नहीं की या हामी नहीं भरी कि वाकई अमेरिका का कोई किरदार था, तो फिर सदर ट्रंप ने भी दूसरे तीसरे दिन जिक्र करना शुरू किया कि इतने तैयारे गिर गए और इतने तैयारे गिर गए। तो वो एक सुबकी जो थी, वो जो शर्मिंदगी थी दुनिया के सामने, तो वो आप समझिए कि ये खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए वो अफगानिस्तान के जरिए से भी पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में ईरान के जरिए भी कुछ कार्रवाइयां होती रही, लेकिन अभी ईरान की सूरत जिस तरह की है, तो ईरान के साथ जो मामलात हैं उसमें भी भारत खराबी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में दाखिली तौर पर जिस सियासी इस्तेहकाम का मैं माजी के प्रोग्रामों में जिक्र करता रहा हूं, वो अभी तक हमने उसके हवाले से कोई काम नहीं किया। देखिए, जब हम अपने मुआशरे के हवाले से बात करते हैं, उसके सोशल फाइबर की खराबियों की बात करते हैं, या मुआशरे की फॉल्ट लाइंस का जिक्र करते हैं, तो वो फॉल्ट लाइंस तो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं, लेकिन हमने अभी तक उन पर भी कोई संजीदा काम नहीं किया। तो ये जो महरूमियां हैं उनको हवा देकर पैसे के इस्तेमाल से, और जैसे आज वजीर आजम ने फरमाया बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरा से कि भारत का हाथ तो साफ नजर आ रहा है। हम्म। जाहिर है कि जब एक इवेंट का बेनिफिशियरी भारत है, तो फिर ये क्यों कर ये माना जा सकता है कि इसमें भारत का हाथ नहीं है। और ये तो तयशुदा असूल है कि किसी भी मामले में उस आदमी का मुलव्वस होना या उस कौम का मुलव्वस होना कतई खारिज अमकान करार नहीं दिया जा सकता, जो कि किसी सूरत हाल का बेनिफिशियरी हो। हम्म। तो भारत अपनी खुशी मिटाने के लिए, उसके अंदर भी इस वक्त काफी मसाइल हैं। जंतर मंतर को इस वक्त तलबा ने घेरे में ले रखा है, और वो जो काकरोच जनता पार्टी है, उसने भारतीय वजीर आजम का नाक में दम कर रखा है, और उनका पूरा सिस्टम इस वक्त दिल्ली जो है वो तो तलबा के मुहासरे में है। तो वो इस वक्त लोगों की तवज्जो दाखिली अपने जो मसाइल हैं उनसे हटाने के लिए भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी दिखाई जा सके जिसका वो क्रेडिट लेकर लोगों बिल्कुल की ठीक है सर। तवज्जो जो है वो मैं शाह साहब कुछ कर। वापस आपकी तरफ आता हूँ। बजट साहब ये बताइएगा, बलूचिस्तान की सूरत हाल काफ़ी सेंसिटिव है, हुकूमतों के जो करने के काम हैं जो अब तक नहीं किए गए वो क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया सामा तैयब, डॉक्टर साहब को, फारूकी साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त बलूचिस्तान पे बात क्या करें, क्योंकि बलूचिस्तान पे बात करते हुए दिल जलता है। जो जख्म बलूचिस्तान के ऊपर इस वक्त लग रहे हैं, बलूचिस्तान इस वक्त इट्स टोटली बर्निंग, हम्म। जल रहा है। और खास तौर पे उसका एपेक्स जो है उसको देखिएगा कि ज़ियारत के अंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर कुछ लोगों को शहीद किया गया, फिर 20-21 लोगों को अगवा करके ले गए पहाड़ों में, फिर उनकी बॉडीज रिकवर की। इससे बड़ा इंसिडेंट और कोई हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान ने, आर्मी ने बड़े अरसे से बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं,
जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हैं, जो काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़िम्मे में, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी हैं, क्लेंजिंग ऑपरेशन भी हैं, और उसके साथ साथ उनको जो ऑपरेशन शोबान है उसमें पुलिस भी और रेंजर्स और एफसी भी और फौज भी एक नुक्ते के ऊपर एक बाहमी तौर पे मिलकर काम कर रहे हैं। केपीके में भी जो है वो लड़ाई की जो फिजा है और जो ऑपरेशन है वो जारी है। अब एक बात तो वो कहते हैं कि होती है जिसको हम स्ट्रैटेजी में राइडर क्लॉज कहते हैं, और राइडर क्लॉज ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ती रहेंगी, और इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में कि जिस वक्त तक वो आखिरी दहशतगर्द मौजूद है उस वक्त तक वो लड़ती रहेंगी। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि एक रिपोर्ट ये आई थी जो ये कह रही थी कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो मौजूद है उनकी तादाद 6000 है। अब उसके साथ अफगानी भी शामिल हो गए, जितने लोग मारे जा रहे हैं उसमें बहुत सारे वो हैं जो मिसिंग पर्सन भी थे। जैसे जुवैली में ऑपरेशन हुआ, वहाँ एक अतल्ला बलोच नामी आदमी मारा गया जिसको मारक बलोच ने मिसिंग पर्सन में बहुत उसका तरतंगा बजाया था, और वो अफगानी भी शामिल हो गए जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। यानी आपका जो दहशतगर्दी का या दहशतगर्दी में शमूलियत का जो नेटवर्क है और नेटवर्क का जो लैंडस्केप है वो बढ़ गया। इसीलिए फौज, रेंजर्स, फौज, एफसी और पुलिस मिलके जॉइंट ऑपरेशन में इन्वॉल्व। आप अगर बलूचिस्तान की टोपोग्राफिकल टेरेन से, टोपोग्राफी से और उसकी जो अपना सिस्टम, उसका जो जोग्राफिकल लेआउट, उससे अगर वाकफियत रखते हो तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं उसमें तमाम दहशतगर्द इन पहाड़ों से उतर के आते हैं। वो अनस्केप, वो बहुत बड़ी रगेड रेंजेस जो इन तमाम शहरों के इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप कोयटा देख लें, कलात देख लें, मस्तूम देख लें, जोब देख लें, डेरा बख्ती देख लें, फजलचल देख लें, जहां भी आप जाएंगे वहां ये ऑपरेशन करके उन पहाड़ों में उन्होंने अपने बेसिस बनाए। इसीलिए ड्रोन और बाकी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसामा, यहाँ पे एक सेकंड रोक के ये सोचना पड़ेगा कि क्या काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो आपको टोटल पीस डिलीवर कर देंगे या आपकी फॉल्ट लाइंस तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। बिकॉज बेसिकली अब ये किसी एक गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसमें आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी रही है और आर्मी की गवर्नमेंट्स भी रही है। बलूचिस्तान की तरफ मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक लैक ऑफ कंसर्न रहा है, और पावर शेयरिंग जो है बलूचिस्तान के साथ जो उनका एक बहुत बड़ा डिमांड भी है और उनकी एक बहुत बड़ी ग्रीवियंस भी है, और उसका जो बेस है वो भी बहुत सॉलिड है कि 360 या 363 के ऐवान में आपने 20 सीटें दी है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंडस्केप है। अगर वहाँ पॉपुलेशन कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनकी रेशो भी कम कर दें। आप अगर पॉपुलेशन नहीं तो लैंड बेसिस पे उनकी सीटों को कम से कम उनकी इंटेग्रेशन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इस तरह बनाएं कि बलूचिस्तान में मैसेज कन्वे हो कि दे इन्वॉल्वड इनटू द पावर शेयरिंग फार्मूला एट द फेडरल लेवल। और वो भी वो कहते हैं जो 20 सीटें होती हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरल में होती है वो मनूवर करती है और अपने बंदों को अपनी मर्जी के बंदे ला के आती है। इस दफा भी जो लेट मी से दैट इस दफा भी जो हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर, इट्स नॉट पीपल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे उसके साथ साथ आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी बलूचिस्तान के तालीम, मैं बारहा ये कह चुका हूँ और चूंकि इसको मैंने देखा है और हमने 3 साल की इंसर्जेंसी 1973 में भी बलूचिस्तान में लड़ी थी, और वहां पे उस वक्त तक एक चीज बड़ी डिवाइडेड थी कि जितने भी ऑपरेशंस हुए थे वो रूरल एरियाज में हुए थे। वो पहले मैंगल एजेंसी में या खलात और सराउंडिंग में, उसके बाद वो डेरा बुक्ती, फाजल जेल, ये मरी बुक्ती एजेंसी के अंदर आ गए थे, और आखिर में एक शमालंग ऑपरेशन हुआ था जहाँ पे तमाम दहशतगर्दों ने सरेंडर किया था और उसके बाद वहाँ पे हथियार डाले थे और भुट्टो साहब गए थे। उसके बाद वहाँ पे कोशिश की गई कि किसी तरह उनको इंटेग्रेशन में लेके आया जाए, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये भी हुआ कि वहाँ पे जिन लोगों को लाया गया उन्होंने जो बजट बलूचिस्तान को अलॉट हुआ था वो भी परवेज मुशर्रफ के जमाने में अनकंज्यूम चला गया। फिर जो बलूचिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप बुलान यूनिवर्सिटी चले जाए, वहाँ तैयब जो वहाँ पे जो इसके ऊपर इजराइल ने बड़ा काम किया है। एक मिडल ईस्ट IMI बनी थी, इंटरनेशनल मिडल ईस्ट काउंसिल, जिसको लीड कर रहा था एक इजरायली मुशैहद का अफसर था,
उसका दुबई में हेडक्वार्टर, उसका मकसद था कि आप बलूचिस्तान के अंदर जो नैरेटिव डेवलप करना है सेपरेटिज्म का, उसको आप स्टडी करें, उसको फीड करें। उसके ऊपर इजराइल ने बहुत पहले से बहुत पैसे लगाए। और अगर आप कभी जाएं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, आपका गुजर हो, या बुरहान मेडिकल कॉलेज में जाएं, या वहां जाके लोगों से मिलें, तो वहां पे वो तमाम चीजें डेवलप की जाती हैं। आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसे लोगों को जो 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 इस जो है ना वो महरूमी और इस किस्म के थीसिस को लेके आगे चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो जो चीजें वो फिर उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। उनमें से बहुत सारे यहाँ पंजाब में भी आए। सुफियान नाम का एक लड़का था जो जोब में मारा गया था। वो जब यहाँ अपना यूएमटी में पढ़ने के लिए आया था, उसका नाम सुफियान अहमद था। जहां आके वो ऐसा वो हुआ कि उसने अपने नाम के साथ सुफियान बलोच लगा दिया और फिर वो एक उनका लीडर बन गया। तो वहां जो नैरेटिव आपने डेवलप करना था एट द फेडरल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल, जो आपके पॉलिटिकल मेयर्स में आता है। बलूचिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स लेने की। मैं ये नहीं कहता कि जो वो कह रहे हैं वो सारा कुछ ठीक है कि जी महरूमी तो पंजाब में बहुत है। महरूमी तो आप कभी सिंध में जाइएगा और बिल्कुल सिंध में सही, ऐसे ही जाइएगा है। रिमोट एरियाज में, वहां पानी पीने को नहीं मिलता। अभी सिंध में वली का अस्पताल है, कराची के अंदर है, वहां 143 बच्चों की डेथ हुई है क्योंकि HIV से डेथ हुई है। सिरंजिस जो थे अस्पताल के अंदर, और 30-30 बच्चों को इस्तेमाल किए गए। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है। तो ये तो हर जगह पाई जाती है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट किया गया बलूचिस्तान के लेवल पे, बलूचिस्तान के स्टान। तो उसके लिए काउंटर नैरेटिव डेवलप करना था हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट राइट ने। सर। वो उसको ओवरलुक करती रही, उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी, उन्होंने उसको कंसंट्रेट नहीं किया। तो साफ जाहिर है, फिर आप आज देखिएगा, तैयब आप गौर कीजिएगा, कभी एनालिसिस कीजिएगा कि इस वक्त जो इस दहशतगर्दी तंजीमों में जो लोग आ रहे हैं वो सरदार नहीं है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। अभी एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें फीमेल सुसाइड बॉम्बर, खड़कच्चा से फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को अरेस्ट किया गया है। वो क्यों गई हैं? उनको किसने एजुकेट किया? उसको किसने मिसगाइड किया? ये तमाम चीजें बलूचिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकल रही है। और हमने कोई कोशिश, किसी गवर्नमेंट ने कोई कोशिश, मैं इस गवर्नमेंट की नहीं, मैं आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट से लेके आज तक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है बात सर। कर रहा हूँ, वहां ब्रोही में सिलेबस आए हैं। फेडरल गवर्नमेंट में ब्रोही में सिलेबस ऐसे भेजे गए हैं जो एंटी पाकिस्तान थीसिस पढ़ाते हैं, और वो फेडरल बहुत पहले वहां से अप्रूव करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भेज दिया। फिर आपको कनेक्टिविटी लेके आनी है। जो आपकी क़यादत है, प्रोविंशियल क़यादत, उसकी कनेक्टिविटी आपकी बननी है। राइट सर। सर आगे बढ़ता हूँ जी। वो निकलते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही सर। वापस आते हैं आपसे, अगले मौजू पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर मुनव्वर साहब आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करना चाहूँगा। ट्रंप ने जो धमकी दी है और कहा है कि जी सबसे बड़ा हमला होगा ईरान पे, ये वो जो काउंटडाउन शुरू किया था एक दफ़ा ट्रंप ने ट्वीट किया था, वैसा ही ये स्टेटमेंट है या इस पर कुछ संजीदगी है? उसामा साहब, ये हकीकत में कंफ्यूजन की निशानी है। इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मुझे कंफ्यूजन नज़र आ रही है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी। दुनिया की राय आमा हो या उनके इत्तेहादी हों, वो सारे बड़े परेशान हैं इस मामले के ऊपर कि अमेरिका किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तशरीफ़ लाए थे ना, तो उन्होंने जैक्सोनियन नेशनलिज्म का नारा लगाया था कि अननेसेसरी वॉर्स में नहीं जा रहा, और इकोनॉमिक जो मसल्स हैं उसको रीबिल्ड करना है। लेकिन आपने देखा कि इस वॉर में जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब बड़ी वजाहत के साथ फरमा रहे थे कि इजराइल ने ड्रैग किया, और मुझे याद आता है निक्सन का दौर, यानी फ्रांस को मिलिट्री एडवाइजेस देते देते अमेरिका वियतनाम में फंस गया। फ्रांस साइड से निकल के तमाशा देखने लगा। 58,228 कैजुअलिटी सस्टेन की अमेरिकन ने, 2000 उनके मैरीन सब भी मिसिंग हैं। और आज भी जो नेतन्याहू की जंग थी, नेतन्याहू अमेरिका को घसीट के लाया, और अब वो नेतन्याहू साइड पे खड़ा तमाशा देख रहा है और अमेरिका की बर्बादी फिर रही है। साथ में मैं ये भी कहता चलूं कि 2 दफ़ा पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है अमेरिका को। अब अक्लमंदी की इंतहा देखिए कि जब हमने 2 दफ़ा आपको रेस्क्यू किया, एक 12 दिनों की जंग में और एक अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके, तो जो आपने एक ईरानी जो 2 वेसल्स पे हमला था, डिस्प्रोपोर्शनेट उसका जवाब देके जिस तरह आप इसमें दाखिल हुए हैं और आप निकलना चाह रहे हैं, आपने इराकी प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा, आपने पाकिस्तान के थ्रू मैसेज भेजा, आपने कतर के थ्रू मैसेज भेजा,
अब ईरानियों का ख्याल ये है कि ये ट्रूस इसलिए करते हैं, सीज फायर इसलिए करते हैं कि इनको दोबारा एम्यूनेशन चाहिए रीलोड करने के लिए, दोबारा इनको ऑयल चाहिए टैंकर्स को फिल करने के लिए। तो अब वो तो मौका देने को तैयार नहीं है। यहाँ से अमेरिकन के पास नो डाउट बहुत जबरदस्त किस्म का फायर पावर है, लेकिन एम्यूनेशन का प्रॉब्लम भी है। और ईरान की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं कि भाई 5 मीटर 50 मीटर तक 500 मीटर तक सॉरी आप यानी जो दायरा है मुख्तलिफ अमेरिकन मिलिट्री बेसिस का, उससे आप दूर रहिए। अब मुझे आप बताइए कि इस वक्त सारे अमेरिकन एसेट्स, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, कि उन्होंने शिफ्ट किया है इजराइल। तो वो ये समझते हैं कि इजराइल के अंदर महफूज हैं। ईरानी स्ट्रेटजी ये है कि वो अमेरिका की आंख भी फोड़ रहे हैं रेडार सिस्टम के जरिए, उनके टैंकर्स पे भी अटैक कर रहे हैं और उनके मेरीन्स की राइश गाह पे भी कर रहे हैं। जब सारे इंटरसेप्टर्स उनके ख़त्म हो जाएंगे और इजराइल का एक आसान हदफ बन जाएगा, तो मुझे लगता है उसके बाद इजराइल की बारी आएगी। और यही वजह है कि इजराइल के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो तेज़ी से बंकर्स में शिफ्ट किए जा रहे हैं और बंकर्स शहरियों के लिए खोल दिए गए। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको अब इजराइल के ऊपर बम्बार्टमेंट नजर आएगी। बिल्कुल सही। फारूकी साहब क्या देख रहे हैं सर, जिस तरह से दोबारा से एक दफ़ा आप कह लीजिए कि उसी शिद्दत से हमले जारी हैं दोनों तरफ से, कहाँ बात जाके ख़त्म होती नज़र आ रही है? बात खत्म होती हुई तो सुलह पर ही नजर आती है, लेकिन किस कीमत पर होगी, कितने अरसे के बाद होगी, ये देखना बाकी है। कितने नुकसान के बाद अमेरिका बहादुर को ये समझ आती है कि ये दूर की जो जंगें हैं ये इसको सूट नहीं करती। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, क्योंकि दूर से जंग लड़ने के लिए आपको रसद का जो इंतजाम है वो करना पड़ता है। आपने रिफ्यूलिंग भी करनी है, आपने अपने हथियारों को भी रीलोड करना है, और उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। और बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की सूरत में तो अमेरिका के लिए वियतनाम से ज्यादा बड़ी एक बहरान की सी कैफियत होगी, क्योंकि ईरान रकबे के एतबार से, जज्बे के एतबार से और ताकत के हिसाब से भी वियतनाम नहीं है, वियतनाम से बहुत बढ़कर है। और उसने पिछली 12-15 रोजा जंग में अपनी ताकत भी साबित की है, अपना हौसला भी साबित किया है। और उन्होंने ये पिछला जो राउंड था इस जंग का, उसमें अपनी बर्तरी जो है वो दुनिया को दिखाई है, और वो ये तासुर देने में बिल्कुल कामयाब रहे कि वो बराबर पर इस जंग को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यही तासुर जो है वो अमेरिका के लिए मुश्किल का बायस बनता है। बसा औकात जैसे देखिए, अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे, मामला जो है वो शायद इतना संजीदा होता नहीं है, लेकिन जब किसी मुल्क की आन पे बन आती है या जब उनको लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सफर कर रही है, तो फिर उस जंग से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अमेरिका भी इस वक्त एक ऐसी ही मुश्किल का शिकार है, जहां पे जो अभी तक का एपिसोड है वो उनके बारे में नहीं है। उसका आउटकम जो है वो दुनिया को बेच नहीं सकते। देखिए, कुछ अरसे पहले तक तो सारे लोग बात करते थे यूनिपोलर दुनिया की, और कहते थे कि दुनिया जो है वो तो अमेरिका चलाता है। अब जो है वो सूरत हाल वो कुछ और हो गई है। रशिया ने वापस जान पकड़ना शुरू किया है, चीन खामोशी से अपनी ताकत बना रहा है। और ऐसे में अगर ईरान उसको खलीज में चैलेंज कर देगा और फिर वो चैलेंज करने के बाद वो निकल भी जाएगा, तो फिर अमेरिका बहादुर के पल्ले क्या रह जाएगा, और वो किस बिरते पे वो ये क्लेम कर पाएगा कि वो दुनिया चला रहा है। उनका पेट्रो डॉलर जो है वो ऑलरेडी खतरे में है। वो उसको बचाने के लिए अपना आखिरी असासा तक इस जंग में झोंकेंगे, और उनके लिए ये जरूरी है कि उनके पास डॉलर की जो सुपरमेसी है दुनिया पर, वो उसको कायम रखे। और उनकी बाकी तमाम जो ताकत है या बाकी जो सुपरमेसी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस डॉलर की ताकत की बदौलत है। और जिस दिन डॉलर की ये ताकत छिन जाएगी, उस दिन अमेरिका को पता है कि उनके साथ क्या होगा। सो मेरे नजदीक ये संजीदा जो बात है वो इस वजह से है कि एक तो उनकी साख का मसला है, और दूसरा जो है वो पेट्रो डॉलर उनको खतरे में नजर आ रहा है, जिसके लिए वो अपने तमाम वसाइल इस जंग में बार बार झोंकते हैं। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी शराइत पर इस मामले को खत्म करने की कोशिश करें। जैसे कि हम अमूमन जंगों के हवाले से सुनते हैं, फाइट फाइट टॉक टॉक, तो ये टॉक टॉक फाइट फाइट हो रही है, लेकिन ईरान इस झांसे में अब आने वाला नहीं है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जो इराक के वजीर आजम के जरिए जो मैसेज मिला, उनका ऑलरेडी हमारे दरमियान बहुत ज्यादा सालों पड़े हुए हैं इस मामले में। लेकिन अब वो उन शराइत पर देखिए वो कैसे मान लें
और वो पहले दिन से यही कह रहे थे कि हमें इनकी नीयत पर यकीन नहीं है। और जब किसी फरीक की नीयत पर शक हो जाए तो उसके बाद सामने वाला जो है वो कभी भी चैन की नींद नहीं सोता, वो एक आंख खुली रख के सोता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज के जरिए एक पॉइंट पूरी दुनिया पर वाजे किया हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आती कि हम बार बार उस नुक्ते को छेड़कर कितना लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बनाएंगे। आलमी सतह पर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई होगी, यूरोप समेत पूरी दुनिया जो है वो तंग होगी, तो उसके बाद अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो अमेरिका को इस जंग से निकलने पर एक मर्तबा फिर मजबूर कर देगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अमेरिका इस टेस्टिंग को इसलिए भी करने पर मजबूर है कि उसको इसके अलावा कोई निकलने का बाइज्जत रास्ता नजर नहीं आता। वो ये जो चाहता था कि ईरान एक तरह से वो जंग जो कि उसने मैदान में जीती है वो मुज़ाकरात की मेज पे हार दे, तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। अब उसके लिए वो कोई ना कोई फेस सेविंग चाहता है। वो चाहता है कि कुछ नजर ऐसा आए, दुनिया को ये लगे ओ हो कि अमेरिका ने ये कर लिया, ये कर दिखाया। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है सर। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं बेट साहब आपकी तरफ रुख करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा।